एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। गरीबी भी इंसान को कितना मजबूर कर देती है। ये एक भगवान की परीक्षाएं होती हैं जो इंसान को किसी भी जन्म में उस परीक्षा में पास होना पड़ता है। इसी तरह गरीबी भी भगवान की तरफ से बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के लालच और अच्छाई को परखता है। इसी गरीबी की वजह से इंसान लालच की ओर भागकर चोरी तक कर लेता है और भगवान की परीक्षा में फेल हो जाता है। और जो इंसान इस परीक्षा को लालच और मोह को त्याग कर अच्छाई के तरफ चलकर कड़ी परीक्षा को पार कर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वही परीक्षा को जीत लेता है और फिर भगवान उससे खुश हो जाते हैं। इसी तरह की ये परिश्रम से भरी हुई कहानी है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खाक से उठाकर पर्वत तक पहुंचने तक की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। विधवा होना और फिर गरीब होना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा कोई कानून नहीं बल्कि हमारा समाज देता है। आज मैं भी अपने किराए के मकान में बहुत डरी हुई थी। मुझे यकीन था कि मकान मालिक आने वाला होगा। वह हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देता जिससे मैं अलग से 15 दिनों के लिए बहुत डर जाती थी। आज भी ऐसा ही होने वाला था। मकान मालिक का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजे पर दहाड़ती हुई आवाज़ लगाई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह सामने खड़ा था। उसकी आंखों में न सिर्फ गुस्से वाली बल्कि उसके चेहरे पर मक्कारी वाली हंसी थी। देखो सुनीता, अगर तुम मेरे इस घर में रहना चाहती हो तो बिना किराए के भी रह सकती हो। अब तुम इतनी भोली तो नहीं कि मैं तुम्हें हर बात का मतलब समझाऊं और छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊं। तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मुझे क्या चाहिए। अब तुम अगर अपने इस मकान मालिक के छत को अपने सर पर रखना चाहती हो तो बाहर जाकर जलील होने से और रुस्वा होने से अच्छा है कि तुम यहाँ खुशी की ज़िंदगी बिता सकती हो। आगे मर्जी तुम्हारी है। आज रात को मैं दोबारा आऊँगा। अगर तुम्हारा दिल हुआ कि तुम मुझे दिल व जान से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम यहाँ सालों के लिए भी रह सकती हो और खाना पीना सिंगार भी तुम्हें मिलेगा। कपड़े राशन दुनिया के हर ऐशो आराम मिलेगी। मगर तुम्हें पता नहीं कचरे से ढूंढ कर खाने का क्या शौक़ है। जाओ आज भी अपना शौक़ पूरा कर लो। अगर आज भी तुम्हें अकल आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरे नसीब जाग गए, वरना तुम्हारी मर्जी है। सुनीता, मैं क्या कह सकता हूँ। तुम खुद गरीब औरत हो और तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें कोई बात मैं ज़बरदस्ती सिखाऊं। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो शायद मैं कुछ कर भी पाता, पर तुम शादीशुदा और विधवा हो, तुम्हें समझाना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। ये कहकर वह आदमी तो वहाँ से चला गया। फिर मेरे दिल में एक आग सी लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक मकान मालिक जिसने मुझे अपने घर में जगह दे रखी थी, वह भी अपनी नीयत बदल चुका था। ऐसे में एक आदमी की नीयत कब बदल जाए, आप उसकी नीयत ठीक नहीं कर सकते। वह जिस नीयत के साथ मुझे अपने घर में रखे हुए था, मुझे हर पल अपने आप बहुत असुरक्षित महसूस होता था। मैं किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी। शिकायत करती भी तो सब लोग मुझे ही गलत समझते। सब लोग यही सोचते कि ये विधवा औरत के पीछे सुनील ने क्या देख रखा है जो उसे तंग करेगा। मगर सुनील की हकीकत मैं ही जानती थी। उसने मुझे आज रात का टाइम दिया था। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे अपने घर से निकाल देगा, क्योंकि किराया तो मैंने पिछले 6 महीने से उसे नहीं दे पाई थी और ये बात पूरे मोहल्ले वाले भी जानते थे। सुनील मुझे अपने घर से धक्के देकर भी निकालता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कहता, क्योंकि ये मकान उसका अपना था और उस गली में उसके और भी रिश्तेदारों के घर थे। मुझ जैसी औरत के लिए अब ज़मीन तंग होती जा रही थी। फिर मैं ये नहीं जानती थी कि ज़िंदगी में मेरे लिए आगे क्या रखा है। आज भी घर से निकली मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सुनील ने शुरू के 6 महीने तो मुझे राशन भी दिया था, मगर अब उसकी नज़रें बदल गई थी। अब वह राशन और सब कुछ देने के लिए एक ही शर्त पर राजी था कि मैं पहले उसे खुश करूं, उसकी बात मानूं और एक नाजायज़ संबंध उसके साथ रखूं। मगर कोई भी औरत जो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनती हो तो इस तरह के घटिया आदमियों के बातों पर ध्यान न देती। और मैं एक ईमानदार औरत थी। मेरे पेट में मारे भूख के चूहे दौड़ रहे थे। फिर हर दिन कचरे से खाना चुनकर खा लेती थी। कोई डबल रोटी या चावल वगैरह या फिर कोई सब्जी वगैरह फेंका होता तो खा लेती थी। कुछ लोग तो इतने धार्मिक और तमीज़ वाले होते थे कि कचरे में भी सब्जियां वगैरह डालकर उसकी सफाई का ख्याल रखते थे।
अच्छे पन्नी में बंद करके रख देते थे। शायद उन्हें हम जैसे कचरे से उठाकर खाने वालों का भी एहसास और ख्याल होता होगा। अब तो कचरे से खाना खाकर मुझे आदत सी हो चुकी थी। मैं ताज़ा बासी खाना भी पहचानना भूल गई थी। मुझे यहाँ से खाने खाने की आदत पड़ गई थी। मुझे लगता था कि मेरे खाने पीने की अब समस्या हल हो जाएगी, मगर मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कचरे से खाने से क्या इंसान को मिलेगा? पर आज तो कुछ मैंने कचरे में देखा, वह बड़ा अजीब था। मुझे एक सुनहरी पन्नी चमकती हुई नजर आई थी। थैली काफ़ी दूर से चमक रही थी और थैलियों की भीड़ भी ज़्यादा थी, पर पन्नी में तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती थी। मैंने जाकर करीब से देखा। वह एक बड़ा सा बैग था जिसके ऊपर सुनहरे रंग की थैली चढ़ाई गई थी। मैंने गौर से देखा था। थैली के अंदर से किसी इंसान के चेहरे पर नज़र पड़ी थी। मैं हैरान हो गई। मैंने पास जाकर देखा, थैली को खोलने की कोशिश की। देखा तो वह एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची बड़ी ही खूबसूरत थी। बच्ची पर नज़र पड़ते ही मैं तो हैरान रह गई थी। कचरे के ढेर में इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर लग रहा था कि उसकी माँ बहुत खूबसूरत होगी। बच्ची की आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। वह तो किसी दूसरी दुनिया की गुड़िया लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखती ही रह गई थी। बच्ची को गोद में लेकर सोच रही थी कि मैं इसे कहाँ ले जाऊँ। ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कचरे के ढेर में फेंक जाते हैं। अपनी की गई गलती की सज़ा उस मासूम बच्चे को देते हैं। अपना समाज में नाम ऊंचा रखने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? ये कैसे माँ बाप होते हैं जिनको अपने बच्चों अपना कहने में शर्म आती है? उस बच्ची को देखकर पहला ख्याल मेरे दिमाग में किसी ऐसे ही जोड़े का आया था जिन्होंने बिन शादी के बच्चे पैदा किए हों, अब समाज को लेकर शर्मिंदा हो जाते हैं। उसी के नतीजे में ये मासूम बच्चा बिन किए गुनाहों की उसे सज़ा मिलती है। अब ऐसे बच्चों को अपना नाम ही नहीं दे सकते तो पैदा क्यों करते हैं? बच्ची को देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं उसे अपने घर ले जाऊं, पर मैं उस बेचारी को खिलाऊंगी क्या? मेरे पास तो अपने खाने के लिए पैसे नहीं। मकान मालिक बुरी बुरी बातें कर रहा था। उसका दिल करता है कि वह तो मुझे नोच खाए। मैं उस छोटी परी की हिफाजत कैसे कर पाऊंगी? मैं दिल में यही सोच रही थी। सोचा कि इस बच्ची को कचरे के ढेर में छोड़कर अपने घर चली जाऊं। मैं तो उसे संभालने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थी। पर जैसे ही बच्ची के साथ एक टोकरी पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ गई थी, क्योंकि टोकरी सुनहरे रंग की थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये बच्ची आसमान से उतरी कोई परियों का तोहफा हो। मैंने उस टोकरी को खोला तो उसके अंदर एक पर्ची थी। पर्ची बिल्कुल भी मुड़ी नहीं थी, बल्कि उस पर साफ शब्दों में एक लाइन लिखी हुई थी, जो इस बच्चे की परवरिश करेगा वह एक दिन करोड़पति बन जाएगा। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। अब जिसने भी लिखी होगी बिना वजह तो नहीं लिखी होगी ना। उस बच्ची को यहाँ छोड़ने का क्या मकसद है? कहीं ये कोई जिन भूत या चुड़ैल की चाल तो नहीं? इस तरह के कई ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहे थे। वैसे भी कचरे का ढेर एक सुनसान जगह पर बनाई गई थी। वक्त भी सुबह के 3 बज रहे थे, क्योंकि मैं जब भी कचरे के ढेर से कुछ उठाती थी सुबह इसलिए जाती थी ताकि मुझे कोई देख ना ले और कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं अकेली विधवा औरत थी और मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे अपनी इज्जत का भी बार बार ख्याल रहता था, कोई मुझे देख ना सके। मेरे दिल में डर सा बैठा रहता था। मैं सोचने लगी, कहीं ये बच्ची किसी जिन्नात की ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। मेरे पास और था ही क्या? मैं तो वैसे भी गरीब हूँ। मकान मालिक तो मुझे घर से निकाल ही देता। क्यों ना इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊँ? हो सकता है मकान मालिक को भी मुझ पर तरस आ जाए, मुझसे गंदी घटिया बातें ना करे। मैंने तो दिल में यही सोचा था। मैं तो उस पर्ची की लिखी हुई 1 करोड़ वाली बात तो भूल ही गई थी। इस बात को तो मैंने ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे हम किसी राह चलते भिखारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर मैं ये नहीं जानती थी कि वही पर्ची मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। मैंने उस बच्ची को गले से लगा लिया। वह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसे सीने से लगाते ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसे बरसों से तरसी आत्मा को चैन आ गया। मैंने दिल में फैसला कर लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस बच्ची को अपने साथ ही रखूंगी। शर्त यह है कि मेरे लिए कोई अनहोनी साबित ना हो, कहीं किसी भूत प्रेत के साथी जोड़े का ना हो। मैंने उस बच्ची को अपने साथ उठा लिया और अपने घर चली आई थी। मगर जैसे ही मैंने उस बच्ची को गोद में लेकर कदम उठाना शुरू किया, मुझे लगा जैसे मैं 2 नज़रों के साए में चल रही हूँ। मुझे वह नज़रें अपने ऊपर घड़ी घड़ी महसूस हो रही थी। वैसे भी वक्त काफ़ी सुबह का था, सुनसान भी काफ़ी था। मुझे डर लग रहा था। थोड़ा आगे जाकर मुझे यूं लगने लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मेरा तो दिल कांप उठा। मेरी टांगें कपकपाहट सी सवार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और ऐसे ख्याल से तो ऐसा लगा
मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी, वह भी वैसे सुनसान जगह पर जहाँ परिंदा भी अपना पर ना मारता हो। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, पसीने में बिल्कुल तर हो गई थी, सांसों की तेज रफ्तार और मेरे कदम भी तेजी से लड़खड़ा रहे थे। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। उस टाइम मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा मकान मालिक कितना सही बात करता था। घर से निकलने के बाद औरत कितनी असुरक्षित हो जाती है, पर जो कुछ वह मुझसे कह रहा था वह भी तो बिल्कुल गलत थी। मैं कैसे उसके चुंगल में खुद को ऐसे फेंक सकती थी जैसे कोई बेबस चिड़िया होती है। मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया और अपने रब को बुलाने लगी। तेजी कदम बढ़ाती मैं अपने घर की तरफ आ रही थी। मेरे पीछे जो कोई भी आ रहा था, धीरे धीरे मुझे उसके आने का एहसास भी कम महसूस हो रहा था। अब मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया। सुबह के 8 या 10 बज रहे थे। मुझे मकान मालिक का भी डर लग रहा था, मगर मुझे उस बच्ची की फिक्र सताने लगी थी। मेरे अंदर भी एक ममता जाग उठी थी। किसी सूरत उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सोचने लगी, उसे दूध कहाँ से लाकर दूंगी। घर में तो खाने की कोई चीज़ नहीं थी। पहले सोचा कि उसे गुड़ घोलकर पिला दूंगी, मगर फिर उसकी सुनहरी टोकरी पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने उस सुनहरी टोकरी में कुछ चमकदार सिक्के देखे। उसे मैंने बाहर निकाला और उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जब मैं उस बच्ची को लेकर आई थी तो उसमें मुझे कोई सिक्का नज़र नहीं आया था। अब ये सिक्का कहाँ से आया? पर मुझे अब उस बच्ची की भूख की चिंता हो रही थी। मैंने ज़्यादा उस टोकरी को नहीं खंगाला और उस सिक्कों को देखकर हैरान रह गई। ये छोटी सी थैली थी, सिक्कों से भरी हुई थी। उन सिक्कों को जमा करने के बाद ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि मैं दूध 1 पैकेट ला सकती थी। मैंने सारे सिक्के तो इस्तेमाल नहीं किए, बस 1 पैकेट दूध की थैली ले आई। 20 रुपए का था। मैंने वह पैसे ले जाकर दुकानदार को दिए। वह भी हैरान हो गया, बोला, इतना चमकदार सिक्के मैंने पहली बार देखे हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? लगता है तुमने अभी मशीन से निकलवाए हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दूध लेकर जब मैं घर पहुंची और बच्ची को दूध पिलाया, दूध पीने के बाद उस बच्ची को आराम से नींद आने लगी थी। बच्ची बहुत तसल्ली में लग रही थी। वह तो मुझे कोई और ही दुनिया की मालूम होती थी, मगर मैं तो उसे बस अपने पास मोहब्बत और प्यार से रखना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे दूध पिलाया और फिर सुनहरी बैग को खोलकर देखने लगी। उसके अंदर एक और पर्ची थी। ये सब बार बार मुझे ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे उस बच्ची के साथ खुशकिस्मती जुड़ी हुई हो और ये बच्ची मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकते थे? अगर ये बच्ची इतनी ही खुशकिस्मत होती तो फिर कचरे के ढेर पर क्यों पड़ी होती? मेरे दिल में बहुत सारे बातें आ रही थी। तभी शाम के 6 बज गए थे। पता ही नहीं चला कि कब मनहूस आदमी मेरे कमरे के अंदर आ गया। मकान मालिक के बारे में सोच रही थी। उसे देखते ही मेरे आंखों में अजीब सा डर उतर आया था। उसे देखकर तो मुझे बहुत डर लगता था। मकान मालिक कहने लगा, आ गई हो तुम? आखिर तुम्हें कोई और जगह नहीं मिला ना, तभी मेरी मकान में वापस आ गई हो। क्या सोचा है तुमने? आज घर से बाहर रहने का इरादा है या फिर मेरे घर के ऊपर वाले कमरे में चल रही हो? यह घटिया बात सुनते ही मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मेरा खून खौलने लगा। पर वह पर्ची पर लिखी बात याद आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई। सुनील, जहाँ तुमने इतना इंतज़ार किया, एक दिन और इंतज़ार कर लो। आज मेरे पास ये बच्ची है, बच्ची किसी और की है। मेरा मतलब कि मेरे किसी रिश्तेदार की है। वह भी मेरे जैसे गरीब है। उसे कहीं काम पर जाना था, वह बच्ची मुझे देकर गई है। आज तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकती। अगर तुम मुझे एक दिन का और टाइम दो तो सिर्फ मेरा जवाब तुम्हें हाँ में ही मिलेगा। मैंने पता नहीं क्या सोचकर सुनील को ये बात कह तो दी थी, बिना सोचे समझे। वैसे तो वह नहीं मानने वाला था। कल को अगर उसकी बात नहीं मानूंगी, वह मेरे ऊपर कोई घटिया इल्ज़ाम भी लगा सकता था। मगर उस टाइम जो मेरे मुंह में आया, मैंने कह दिया था। लग रहा था जैसे मैं यहाँ एक ही दिन रहूँगी। सुनील मेरी बात सुनते ही खिल उठा था। मैं 2 फीट ऊपर उछल पड़ी थी। खुशी से उसने ठहाके लगाया और बोला, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि तुम्हें इतनी जल्दी अकल आ जाएगी। लेकिन चलो, अब तुम्हें अकल आ ही गई है तो कल तक मैं इंतज़ार कर लूँगा। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी भी इंतज़ार कर लूँ। बस यकीन होना चाहिए था कि तुम्हारा जवाब हाँ में होगा। मैं तो तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ, मगर तुम्हें पता नहीं कब यकीन होगा। तुम पर तो मैं नोटों की बारिश कर दूंगा। जानती हो ना कि सारे मकान मेरा ही है। मेरे रिश्तेदार को तो मैं जब चाहूँ निकाल कर खड़ा कर दूँ। तुम ही मेरे दिल में बसती हो, मेरे घर में भी तुम बसोगी। ये कहकर सुनील कमरे के अंदर आने लगा था।
मैंने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। बस इतना उसके लिए काफ़ी था जितना मैंने कह दिया था। सुनील कल का इंतज़ार करने लगा और मैं अपने दिल में हज़ारों उम्मीदें लिए सुबह का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पर्ची पर जो लिखा था वह एक दिन का वक्त था। बस सुबह तो एक दिन हो जाना था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब अपने नसीब को आजमा कर देख लूं। जब एक चीज़ हो रही है तो उस पर क्यों ना यकीन करूं। मेरे दिल ने गवाही दी, मुझे पर्ची पर लिखे उस लाइन पर यकीन कर लेना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। सुबह का इंतज़ार खाली हाथ नहीं किया था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी उस पर्ची पर लिखी हुई सच साबित हो जाए। उसे दीवाना सपना ही कहेंगे। मैं सुबह किसी खुशखबरी के इंतज़ार में थी। दीवानों की तरह मैं एक सपने में उड़ रही थी और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। बस सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला, सुबह होते ही मुझे बहुत भूख लग चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला, दिल में हल्की सी मायूसी थी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। लगता है मुझे दोबारा कचरे से ही खाना उठाकर खाना पड़ेगा। पर जैसे ही मैंने दरवाजे से अपना कदम बाहर निकालने लगी, मेरा पैर किसी सख्त चीज़ से टकराए थे। पीछे मुड़कर देखा, वह एक डब्बा था काले रंग का। उस डब्बे में क्या था मैं नहीं जानती थी। जब मैंने उसे उठाकर देखा तो उसके अंदर एक चाबी थी, साथ में एक और पर्ची थी और उस पर्ची पर लिखा था, तुम्हें तो एक दिन में करोड़पति बनने का मौका दिया गया था। मौका तुमने स्वीकार कर लिया है। ये चाबी आलीशान बंगले की है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। पता इस पत्र पर लिखा है, उसे देखकर उस घर तक पहुंच जाओ। वह घर तुम्हारा है। चाबियां लेकर तुम वहां पहुंचोगी तो दुनिया की हर ऐशो आराम तुम्हारे इंतजार में होगी। उस पत्र को पढ़कर मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। इस सपने को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी जिस पर मुझे यकीन नहीं था वह इतनी जल्दी सच हो जाएगा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने चाबियों का गुच्छा उठाकर देखा, वह बहुत सारी चाबियाँ थी। उस चाबी से पता लगाया जा सकता था वह सच में किसी बड़े बंगले की चाबी है। साफ नज़र आ रहा था ये कोई बड़ा बंगला ही होगा। मैं हैरान थी, ऐसा मेरी किस्मत में मुमकिन भी कैसे हुआ। मैंने कोई और सवाल नहीं किया, बस उस चाबी को अपने सीने से लगाया, क्योंकि बस चाबी मेरे लिए खुशकिस्मत चाबी थी। वैसे भी मुझे उस बच्ची से अलग से लगाव हो गई थी। मैंने उससे सीने से लगाया और उस घर से निकल गई थी। मकान मालिक तो वहम और गुमान में भी नहीं होगा। उसके लिए तो मैं एक ऐसी पतंग थी जिसे काट कर उसी के आंगन में आकर गिरना था। पर मैं अपनी तकदीर बदलने का इरादा लेकर घर से निकल गई थी। मैंने उस पते पर पहुंचने के लिए एक रिक्शा ड्राइवर को बुलाया था। मेरे पास जो आखिरी सिक्के थे मैंने उस बंगले में जाने के लिए खर्च कर दिए थे। मैं नहीं जानती थी बंगले में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, वहाँ कौन होगा, मैं बाकी की ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। फ़िलहाल मुझे सुनील की हवस भरी निगाहों से छुटकारा मिल रहा था। मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी मैं एक अच्छे माहौल का हिस्सा बनूं। उसके आगे कोई खबर नहीं थी। फिलहाल मैं चाबी लेकर जैसे ही उस बंगले में मेन गेट के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलना चाहा तो कामयाबी ने मेरे कदम चूम लिए। बंगले का गेट खुल गया। वह घर तो जैसे मेरे स्वागत कर रहा था। घर के अंदर दाखिल हो गई थी। घर में दाखिल होकर देखा वह एक आलीशान बंगला था। उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैंने बच्ची को एक जगह रखा। मुझे उसके लिए खाने पीने की चीज़ों की तलाश थी। खाने की हर चीज़ उस घर में पहले से ही मौजूद थी। उस घर को देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी बहुत ख़ास आदमी के लिए बनाया गया हो। पर मैं ख़ास कहाँ थी। मैं तो एक विधवा औरत थी। मेरे लिए तो ये ज़िंदगी बहुत घुटन वाली थी। बच्ची को मैंने नहला दिया, धुला दिया, साफ़ सुथरा किया, उसे दूध पिला दिया। तब उस पूरे घर को घूमकर देखने लगी। मुझे तो उस घर से डर भी होने लगा था। अकेले घर में क्या कर सकती थी। पर तभी मैंने जो देखा वह बहुत हैरान करने वाला था। मेरे ऊपर एक ऐसा साया आया जिसने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, मैंने खुद को उस बंगले में कैद पाया। तो पूरे तरीके से इस घर के अंदर कैद हो चुकी थी। मैं चाहती भी तो बाहर नहीं निकल सकती थी। मेरा दिल मुझे कोस रहा था, ये मैंने क्या कर दिया। पैसों के लालच में मैं कहीं ऐसी जगह तो नहीं आ गई जहाँ मेरा कोई फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन फिर सोचने लगी, इतने बड़े आलीशान घर में मेरा क्या काम। मुझे कचरे के ढेर से उठाकर यहाँ लाने वाला आखिर कौन है। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि मेरे कंधे पर एक भारी हाथ का दबाव महसूस हुआ तो मैं कांप कर रह गई थी। मेरे दिमाग में पहला ख्याल सुनील का ही आया था।
मगर सुनील जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। भगवान ना करे सुनील से दोबारा से मिलूं। पीछे मुड़कर देखा, मेरे शक की सारी सुई टूट गई थी। मैं डरी हुई उस आदमी को देख रही थी क्योंकि वह कोई 28-30 साल का जवान था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी, कहीं से भी मुझे गलत नजर नहीं आया। अभी आदमी अपने घर के आंगन में खड़ा था, मुझे देखकर मुस्कुराया, बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी परी को बिना किसी लालच के अपनाया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसकी बात ने मुझे हैरान करके रख दिया था। मैं उससे सवाल करने पर मजबूर हो गई थी। वह बात तो ठीक है, मगर आप कौन हैं? आपने मुझे इस आलीशान बंगले में क्यों बुलाया? आखिर कोई तो वजह होगी ना मुझे यहाँ लाने की। ये सुनकर उसके चेहरे पे एक और मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे दिल में बहुत तसल्ली हुई कि मेरे बच्ची को एक अच्छी माँ मिल गई है। असल में ये बेटी मेरी है, पर उसे आपके साथ रखना मेरी मजबूरी है। आप जैसे आदमी को किस चीज़ की कमी है? कमी तो है बहुत सारी। कमी तो हम अमीरों के अंदर भी होती है। मैं आपको सारी बात तो नहीं बता सकता, मगर हाँ, इतना बता दूं कि आप इस बंगले को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आप गई तो फिर ये सब ऐश आराम छोड़ना होगा। मैं वैसे तो जान गया हूँ आपके मकान मालिक वाली कहानी, मुझे भी पता है, लेकिन जो कुछ आपके दिल में है वह मैं नहीं जानता। हो सकता है उन्नी आपको बिना वजह अच्छी लग गई होगी। मुझे आपके अंदाजे से तो ऐसा ही लगा कि आपके दिल में ममता है। यहाँ आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, इज्जत और सम्मान, वह हर चीज़ जो एक औरत और एक माँ को चाहिए होती है। लेकिन आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखना होगा। मैं चाहता तो किसी अमीर जोड़े को भी अपनी बच्ची को दे सकता था, पर मुझे अपनी इज्जत और शोहरत बहुत प्यारी है। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। बस इंसान से कभी कभी जवानी के जोश में ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका भुगतान उसे ज़िंदगी भर भरना पड़ता है। मुझसे भी ऐसे ही कमज़ोर पल में एक ऐसी गलती हो गई थी जिसे मैं अपना नाम भी नहीं दे सकता। अपनी बेटी को मैं इस जगह भी नहीं छोड़ सकता था जहाँ ये पैदा हुई है। मैं चाहता था कोई औरत जो मेरी बच्ची को माँ बनकर पाले, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी गरीबी में पले बढ़े। इसलिए मैंने ये सारी कहानी बनाई अपने दिमाग में, और आज इस कहानी को आपने असल बना दिया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को आप जैसी प्यारी माँ मिली हैं। अगर आप मेरी बेटी की देखभाल करेंगी, ज़िंदगी भर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं उस रिश्ते को अपने सम्मान से देख रही थी, जो कि हकीकत भी थी, कोई सपना नहीं था ये सब। लेकिन मैं सोचने लगी, वाकई जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो भगवान उसे अच्छी नीयत का सिला ज़रूर देता है। शायद ये भी भगवान को मुझे सुनील की गंदी नज़रों और गंदे इरादों से बचाने का एक बहाना था, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये आलीशान महल। उसके बाद उस फरिश्ते ने कुछ सालों के बाद मुझे भी अपना लिया था और मुझे अपना नाम दे दिया था, और मैं अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। अब इस बात को बीते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं और मेरी मुन्नी आज 20 साल की हो गई है, और हमने अब कोई दूसरा बच्चा भी नहीं किया। हम उसके साथ बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।